नमस्कार। दूरदर्शन के विज्ञान जगत प्रोग्राम में मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो कि एक मौसम विज्ञानी हैं। यह अंटार्कटिका अभियान का एक हिस्सा रहे हैं और एक रिसर्च हेतु कम से कम 1 वर्ष से भी अधिक समय वे अंटार्कटिका में रहे हैं। अंटार्कटिका में रहते हुए इन्होंने वहां की जलवायु और मौसम से संबंधित विभिन्न तथ्य और जानकारियां इकट्ठी की हैं और यह जानकारियां भविष्य में हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। मेरा नाम अस्मा नाज है और मैं कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में श्री भूपेश कुलहरी जी जो IMD से हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। आप अंटार्कटिका रहे हैं 1 वर्ष से भी अधिक समय, लेकिन ये जब हम अंटार्कटिका के बारे में सुनते हैं तो मन में एक उत्सुकता जागृत होती है कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो तो मानव अनुकूल हैं ही नहीं। तो आपने कैसे इतना समय निकाला? ये अंटार्कटिका एक्सपीडिशन है क्या? तो सर हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं कि ये अंटार्कटिका अभियान क्या है। मैम, यदि अपन अंटार्कटिका की बात करें तो अपने अर्थ के साउथ पोल पे ये एक महाद्वीप है जो सबसे नवीनतम खोजे गए महाद्वीपों में से है। इसके बारे में अभी तक भी पूर्ण रूप से रिसर्च नहीं हो पाया है कि वहाँ पे कितना मिनरल्स है, कितना उसका एरिया है। वहाँ के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक भी पता नहीं चली। बिल्कुल सर, वहाँ पर क्या वनस्पति है, क्या जंतु जीव वहाँ पर उपस्थित हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो सर क्या इस तरह की जानकारियाँ जुटाने के लिए ही आप वहाँ पर रिसर्च का डेटा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं? यस मैम, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट जाते हैं, मौसम विभाग जाता है, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जाते हैं जो, और वहाँ पे जियोमैग्नेटिज्म की फील्ड से भी लोग जाते हैं, स्पेस की फील्ड से भी वहाँ पे लोग जाते हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं वहाँ पे ये पता करने के लिए कि वहाँ पे ऐसा क्या है जहाँ पे मानव जीवन के रहने की अनुकूल नहीं है, और उनका अपनी मेन जो मुख्य लैंड है उससे उसका क्या लिंक है। जैसे एक पहले बताया था कि अर्थ एक पेंजिया था, फिर धीरे धीरे टूट के अलग अलग पार्ट हुए, तो ये भी उसका हिस्सा है या नहीं, इसके बारे में एक रिसर्च चल रहा है। और इसमें काफ़ी वर्ल्ड की जो है लगभग 47 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस रिसर्च कर रही हैं आज के दिन कि वहाँ पे क्या नया हो सकता है, और उसके बारे में जितनी भी क्यूरियोसिटी है उस महाद्वीप को लेके वो पता करी जा सके। इसके भारत का क्या कोई स्टेशन है अंटार्कटिका में? मैम, भारत के 3 स्टेशन हैं। सबसे पहले जो स्टेशन बनाया गया था दक्षिण गंगोत्री 1982-3 में बनाया गया था, जो बर्फ़ से दब गया पूरी तरह से। 1990 में उसको खाली कर दिया गया। फिर 2 स्टेशन और बनाए गए जिनका नाम है मैत्री और भारती। मैत्री बना 1989 में और जो भारती बना वो 2012 में बनाया गया है। तो टोटल 3 स्टेशन से 2 वर्किंग हैं अभी आज के दिन। सर, इस अंटार्कटिका अभियान में आपके साथ में कितने लोग और गए थे और क्या चयन प्रक्रिया रहती है वहाँ जाने के लिए? मैम, इस एक्सपीडिशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं जो लगभग साइंस की फील्ड से होते हैं सारे, जिसमें वाइल्ड लाइफ से लोग हो गए, इसरो के लोग हो गए, इसमें मौसम विभाग के लोग हो गए, और मेडिकल टीम भी साथ में जाती है, और सपोर्टिंग स्टाफ भी इसमें साथ जाते हैं। अब वहाँ पे रही बात काम करने की, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने अपने फील्ड के साथ वहाँ पे डे टू डे लाइफ में जो काम करना होता है, अपने को एक दूसरे का हेल्प करना है। टोटल वैसे बात करें तो मेरे स्टेशन पे भारती पे जहाँ मैं पोस्टेड था वहाँ पे 20 लोग थे। 20 में से 7 लोग साइंटिफिक डिपार्टमेंट से, 13 लोग लॉजिस्टिक से थे। जो साइंटिफिक टीम को हेल्प करते हैं वो लॉजिस्टिक की हेल्प हुई, चाहे खाना बनाने की हेल्प हुई, या फिर मेडिकल स्टाफ हुआ। ओके, तो ये खाना बनाना और ये जो भी काम होते हैं दैनिक जीवन के, ये सब आपको खुद करने पड़ते हैं? यस मैम, सारे काम खुद ही को करने होते हैं वहाँ। अच्छा, यानी कि एक व्यक्ति बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए इस तरह के अभियान पर जाने के लिए? यस मैम। ओके सर, आपके रिसर्च के टॉपिक्स क्या रहे थे, या आपने किस तरह का डेटा वहाँ पर कलेक्ट किया? मैम, मैं मौसम विभाग से संबंध रखता हूँ, तो वहाँ पे जो मेरा जो काम था वो वहाँ की क्लाइमेट के बारे में डेटा कलेक्शन का जो काम था। जैसे हम लोग वहाँ पे ओजोन होल होता है उसमें कितना ओजोन परत है, कितनी टूट रही है, कितनी वापस बन रही है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। सर, हमने ये सुना है कि आजकल जो ओजोन होल है वो बढ़ रहा था और इससे जो जलवायु है उस पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। यूवी रेज का जो था बहुत ही ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं हेल्थ पे भी, अगर यदि हम बात करें तो। सर, आपने कुछ इस तरह का डेटा कलेक्ट किया या कुछ ऐसे रिसर्च हो रही है कि अभी हमें पता चल सके ओजोन परत का क्या कंडीशन है? मैम, सबसे पहले ओजोन होल जो देखा गया था वो 1980s में देखा गया था।
उसके बाद से सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो हैं वो उसके बारे में रिसर्च करने के लिए आगे आए। तो हर कंट्री अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेते हैं ओजोन परत के, जितना उसका हाश हो रहा है, जितना उसका टूट रही है वो। लेकिन अब धीरे धीरे उन चीज़ों पे उसके वो टूटी तो क्यों टूटी, जैसे अभी एक स्टडी आई थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है या सल्फर से है, इन चीज़ों से उसका नुकसान हो रहा है। तो हर कंट्री के गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ें बैन की हैं। इंडिया ने भी जैसे हाइड्रोक्लोरोकार्बन पे काफ़ी बैन लगा दिया है। वैसे बाकी कंट्रीज भी इन चीज़ों पे काम कर रही हैं कि कार्बन का इमिशन कम हो। तो अभी यदि वर्तमान में अपनी जो पुरानी जितनी स्टडी देखी जाए तो उसमें ये है कि ओजोन परत का हाश होना कम हो गया है। मतलब वो एक पॉजिटिव साइन है कि जो लोग हैं वो अवेयर हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके कि इसका हाश कम हो, क्योंकि यदि ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो एक तरीके से अपना प्रोटेक्शन है वो। जी बिल्कुल। उससे क्या होगा कि रेडिएशन है अर्थ पे डायरेक्ट अपने अर्थ पे आएगा और उससे जैसे बाकी बीमारियां हैं, कैंसर हैं, ऐसी चीज़ें हैं वो बढ़ने के चांस रहेंगे। लेकिन अभी वो कम, होल जो है वो कम हो रहा है अभी। तो सर जिस तरह से सरकार आह्वान करती रही है कि पेड़ पौधे लगाएं या CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कम करें, तो इससे वास्तविकता में फ़र्क पड़ रहा है और ओजोन का होल कम हो रहा है। आप हाँ मैम, स्टडी के हिसाब से देखा जाए फैक्चुअल जो स्टडी जहाँ वहाँ पे हुई है तो ओजोन होल कम हुआ है पहले के बजाय। अच्छा। इन चीज़ों से गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप उठाए हैं, हर कंट्री के गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं इसके लिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। सर वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं अंटार्कटिका की? मैम अंटार्कटिका की बात करें, अंटार्कटिका वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट, विंडेस्ट और कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। अच्छा। वहाँ पे जो हवा जो चलती है बिल्कुल सूखी हवा चलती है, वहाँ पे नमी नहीं रहती हवाओं में। और टेम्परेचर वहाँ पे जैसे अपने स्टेशन की बात करें तो वहाँ -25 -30 नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। जो विंड स्पीड रहती है वहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज विंड स्पीड रहती है वहाँ पे। अच्छा, और टेम्परेचर तो हमेशा माइनस में ही, हमेशा माइनस में रहता है। समर में सर प्लस में जाता है क्या टेम्परेचर? कभी कभार किसी दिन चला गया, वो भी बिल्कुल कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेल्फ पे, मतलब जहाँ से अंटार्कटिका स्टार्ट होता है वो भी वहाँ पे। बाकी यदि आप साउथ पोल की बात करें तो वहाँ -30 -25 वहाँ पे समर में टेम्परेचर रहता है। विंटर में वहाँ पे -70 -75 टेम्परेचर चला जाता है। जो वोस्तक स्टेशन है रशिया का, और या फिर जहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे -70 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। सर हमने सुना है कि पोलर डे और नाइट होते हैं वहाँ पर, सर ये क्या है? इसके बारे में बड़ी जिज्ञासा है हमें। मैम एग्जैक्ट यदि साउथ पोल की बात करें तो वहाँ 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। अच्छा। लेकिन जो अपना स्टेशन है वो साउथ पोल से लगभग 2200 किलोमीटर मेनलैंड की साइड है, तो वहाँ पे 2.5 महीने की रात होती है। अच्छा। 2.5 महीने कंप्लीट डार्क रहेगा। वहाँ पे न कोई ऐसा है कि ईस्ट में सूरज उग रहा है और वेस्ट में जाके छिप गया दिन में। वहाँ पे एक बार सूरज छिप गया तो वो 2.5 महीने तक आपको सूरज नहीं दिखेगा। आप लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो या शाम की चाय पी रहे हो, आपको तारे ही दिखेंगे। अच्छा, तो सर जब आप वहाँ रहे अपने रिसर्च के लिए तो 2.5 महीने कंप्लीट वहाँ पर अंधेरा था। तो सर आपको जब रिसर्च काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था तो क्या वो रात्रि के समय वो नहीं हो सकते काम, जब सूरज नहीं है? तो क्या आप उस टाइम आइसोलेटेड रहे बिल्कुल अपने कंटेनर के अंदर? मैम वहाँ पे जो एक्टिविटी होती हैं जिसको हम लोग पोलर नाइट बोलते हैं जी, एक पोलर डे होता है। पोलर नाइट में क्या होता है, जो साइंटिफिक एक्टिविटी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। बाकी जितनी भी एक्टिविटी हैं वो हम लोग रोक देते हैं। अच्छा। जैसे बाहर कुछ अपने को नया कोई कुछ चीज़ें बनानी है या फिर नया कोई रिसर्च स्टार्ट करना है, वो सारा होता है समर के टाइम होता है। जो पोलर नाइट में होता है वहाँ पे जो ज़रूरी काम होते हैं उसी के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। जैसे मौसम विभाग हुआ, मौसम विभाग तो 24/7 होता है, तो उसके लिए हम लोग बाहर ऑब्जर्वेशन के लिए जाते थे। IIG है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है, वो लोग हैं, वो भी उनका भी विंटर में काम चलता रहता है। लेकिन जैसे जियोफिजिस्ट जाते हैं, उनको सैंपल लेना है तो ज़रूरी नहीं कि वो रात को सैंपल लें, वो दिन में भी सैंपल ले सकते हैं। वहाँ के मिनरल्स का सैंपल लेना है तो वो लोग, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पोलर डे में होती हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, मौसम विभाग हुआ, IIG हुआ, इसरो हुआ, वो लोग पोलर नाइट में भी वहाँ कंटिन्यू काम करते रहते हैं। सर किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है वहाँ पर? बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अभी भी मैम वहाँ पे रिसर्च बहुत सारे चल रहे हैं। वहाँ पता नहीं चल पाया अभी तक भी कि वहाँ पे कितने वहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया के अभी भी बहुत 1-2 रिसर्चों में पता चला कि वहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया हैं। अच्छा। बट वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। दूसरा ये है कि वहाँ पे यदि बात करें अपन जानवरों की बात करें, किस तरह के पेड़ पक्षियों की बात करें, पेड़ पौधा तो मैम वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, पूरा आइस से कवर रहता है? आइस से कवर है पूरा, चारों तरफ वाइट ही वाइट है और कुछ नहीं है वहाँ पे। जो वहाँ पे 2 पक्षी जनरली देखने को मिलते हैं, जिसका एक स्नो पेटल बोलते हैं जो अपने चिड़िया जैसा होता है, और एक होता है स्कुआ होता है जो अपने कौवे की तरह थोड़ा सा दिखता है।
ओके। 2 ही पक्षी दिखते हैं और एक पेंगुइन दिखता है जो काफ़ी फेमस है, वहाँ का पेंगुइन है। अच्छा। तो वो, लेकिन वो भी मैम पोलर डे में ही दिखाई देते हैं। विंटर के टाइम वहाँ कुछ भी लाइफ नहीं है। वहाँ पे जो लोग रिसर्च के लिए जाते हैं, हर कंट्री से 20 से 25 लोग होते हैं, वो ही दिखते हैं और कोई नहीं वहाँ पे दिखाई देता है, कोई जानवर नहीं दिखाई देता है, कोई पक्षी नहीं दिखाई देता है वहाँ। हमने सुना है कि वहाँ पर रंगीन सुंदर रोशनी दिखाई देती है, लाइट्स दिखाई देती हैं आकाश में, ये क्या है सर? ये मैम एक वहाँ पे एक अद्भुत फिनोमिना, जैसे अपने यहाँ पे एक रेनबो होता है, इंद्रधनुष जैसे होता है। इंद्रधनुष बारिश के टाइम दिखाई देता है, जो एक स्टैटिक फिनोमिना है। एक बार जहाँ इंद्रधनुष दिख गया वो वहीं रहेगा। लेकिन जो अरोरा होता है वहाँ पे एक फिनोमिना है। अरोरा क्या है सर? ये मैम जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी है, जो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, उस वजह से अपने सोलर फ्लेयर होते हैं वहाँ पे के इन्वायरमेंट में स्ट्राइक करते हैं। उन स्ट्राइक से क्या होता है, अपने को एक लाइट दिखाई देती है, जो लाइट इंद्रधनुष की तरह होती है। बट वो लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि आपको पूरा एक इंद्रधनुष से एक इंद्रधनुष दिखता है, एक छोटा सा दिखता है एक शेप में, उसमें पूरा आपका पूरा एरिया कवर दिखेगा लाइट, वैसी लाइट होती रहेगी और वो डांस करती रहेगी, वो मूव करती रहेगी। उसको डांसिंग अरोरा बोलते हैं टेक्निकली। वो पूरा मूव करता रहेगा, तो वो एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। तो क्या सर इस लाइट्स को कैमरे में कैद किया जा सकता है? आपने किया होगा? यस मैम, किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा एक दिखता है ये कैमरे के अंदर। इसमें ग्रीन और रेड कलर ज़्यादा दिखाई देते हैं, बाकी 7 रंग का होता है ये। ओके सर, कोविड के दौरान ही एक शब्द प्रचलन में आया था, आइसोलेशन। लेकिन आपका ये सब कुछ बातें सुन के मुझे लग रहा है कि वो एक आइसोलेशन की दुनिया है। जब आप वहाँ पर रिसर्च के लिए जाते हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली साथ में नहीं होते हैं, नए लोग होते हैं, और एक काम के लिए आप वहाँ पर जाते हैं। तो सर ये इसके लिए आप मानसिक तैयारी कैसे की आपने? मैम जैसे हमारा शुरू से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो इतना रिजिड होता है कि 1 साल पहले सिलेक्शन प्रोसेस नेक्स्ट टीम का स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारा दिल्ली एम्स में वहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। अच्छा। जो मेडिकल टेस्ट होता है वो इतना थोरोली होता है, जैसे एक मतलब इंडियन आर्मी से भी ज़्यादा थोरोली होता होगा जितना मैं कह सकता हूँ। अच्छा। साइकोलॉजी टेस्ट ये होता है कि आप मेंटली कितने फिट हो। वो टेस्ट होने के बाद में ITBP का एक ट्रेनिंग सेंटर है ओली के अंदर उत्तराखंड में, जो इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स का है। वो लोग हमें ट्रेन करते हैं कि आपको वर्स्ट कंडीशन में कैसे सर्वाइव करना है, वहाँ पे आइसोलेशन में कैसे सर्वाइव करना है। यदि कंटिन्यू आपको 10 दिन आपके पास न फ़ोन है न कुछ और है, आपको कैसे रहना है। आप कहीं ऐसी विकट परिस्थितियों में फंस गए, बर्फ़ में फंस गए, तो आपको कैसे बाहर निकलना है। तो एक ये स्नो ट्रेनिंग जो वो लोग हैं वो देते हैं। तो ये एक महीने भर का पूरा प्रोसेस होता है, महीने भर वो लोग। उसके अलावा फिर हमारी गोवा में ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या रहता है सर? मैम ये पूरा प्रोसेस है ना, मार्च से स्टार्ट होता है हमारा। अच्छा। और ये नवंबर तक चलता रहता है। एक फेज़ में नहीं होती, अलग अलग फेज़ में होती है। जैसे फिर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है, जैसे पूना में हुई हमारी ट्रेनिंग, दिल्ली में हुई, उत्तराखंड में हुई, उसके बाद में गोवा में ट्रेनिंग हुई। तो डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग होती हैं। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है कि ये कैंडिडेट वहाँ जाने के लिए। सर यहाँ से इंडिया से अंटार्कटिका पहुँचने में सर क्या माध्यम होता है और कितना समय लगता है? यदि अपन बात करें मेरे एक्सपीडिशन की, मैं 40वें अभियान का सदस्य था। तो हम लोग गोवा से एक आइस ब्रेकर क्लास शिप होता है जो आइस को तोड़ सकता है। नॉर्मल शिप होते हैं जो समुद्र के अंदर चलते हैं, पानी के अंदर चलते हैं। एक स्पेशल क्लास कैटेगरी होती है शिप की जो बर्फ़ को तोड़ के भी आगे जा सकती है। तो हमारे पास एक आइस क्लास शिप था जिसके द्वारा हम गोवा से निकले थे 6 जनवरी को। अच्छा। और लगभग 45 डेज में हम लोग अंटार्कटिका पहुँचे थे। 45 डेज आप शिप में रहे थे? शिप में रहे, मतलब यहाँ से गोवा से लेके अंटार्कटिका तक। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है जहाँ से शिप आगे नहीं जा पाता है। आइस की थिकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि शिप ब्रेक नहीं कर पाता है। फिर वहाँ से हमें हेलीकॉप्टर से ट्रांजिट किया जाता है बेस कैंप पे। उस बेस कैंप में हेलीकॉप्टर द्वारा छोड़ दिया जाता है। ओके। तो सर इस शिप में और क्या क्या सामान आप अपने साथ में लेकर जाते हैं? जैसे कि हमने तो ये देखा है कि जब स्पेस में जाते हैं तो खाने पीने का सारा सामान वहाँ लेकर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी फूड वगैरह तो कुछ अवेलेबल होता नहीं है। तो पूरा आप साल भर का सामान क्या एक साथ लेकर गए थे? यस मैम, यहाँ पे जब भी कोई नई एक्सपेडिशन जाता है वो अपने साथ पूरे 1 साल का खाने का पीने का जितना उसे सामान चाहिए वो उसी शिप के द्वारा जाता है। और कोई माध्यम नहीं है। दूसरा ये होता है कि वहाँ पे जो ट्रांजिट पीरियड होता है वो होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक। उसी 4 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे अपन वहाँ ट्रांजिट कर पाते हैं। तो उसी टाइम जो जितना सामान वहाँ पहुँच गया वो पहुँच गया। उसके बाद वहाँ पे न तो कोई सामान जा सकता है न वहाँ से कुछ आ सकता है।
अब वहाँ पे जैसे फ्यूल हुआ हमारे पूरे साल यूज़ करने, स्टेशन को गर्म रखना है, वहाँ पे खाना बनाना है, फ्यूल चाहिए, पूरे साल का फ्यूल हुआ, हमारे खाने की ड्राई राशन हुआ। वहाँ पे बाकी चीज़ें तो जाती नहीं, तो पूरा ड्राई राशन जाता है खाने पीने का, पूरा पैक्ड फूड जाता है। जो DRDO सियाचिन में आर्मी के लिए भेजता है वही सामान हमारे लिए जाता है। और वो सामान इतना होता है कि जैसे हमारे एक्सपीडिशन वाले, जैसे मेरे एक्सपीडिशन की बात करूँ तो हमने 2017 के बना हुआ खाना हमने लोगों ने खाया है पूरे टाइम। अच्छा। जो ड्राई राशन जाता है वो तो बनाते हैं, बाकी जो पैक्ड फूड होता है वो 1-2 साल 3 साल पुराना होता है। अब कई बार हम लोग 2011 की भी रोटियां खाई हमने बनी हुई। अच्छा। जैसे आउट पे होते थे, वहाँ पे खाना नहीं होता था, तो DRDO की बनाई हुई 2011 की रोटियां, लेकिन उनका स्वाद ऐसा होता है कि जैसे आज बनाई हो गर्म करके। अच्छा। हाँ। बिल्कुल। तो सर ये सब काम आप साथ अपने आप ही करते थे, आपके जो टीम के दूसरे मेंबर होते थे? तो सर क्या दूसरी कंट्रीज के लोग भी आपके साथ रहे हैं और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम वहाँ पे क्या होता है कि अकेला स्टेशन बहुत कम है। वहाँ पे 3-4 कंट्री के आसपास स्टेशन होते हैं। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया के सबसे नज़दीक चाइना और रशिया स्टेशन थे। थोड़ा सा दूर बात करें तो अपन ऑस्ट्रेलिया, और दूरी की बात करूँ तो चाइना और रशिया स्टेशन 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ कोई कंट्री नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी कंट्री के स्टेशन में जाएंगे तो अपने को ये लगेगा कि यार वहाँ परमिशन लेनी होगी अपने को। आप किसी भी कंट्री के स्टेशन आप जा सकते हो, मतलब आप फ्रेंडली रह सकते हैं, फ्रेंडली एक मोहल्ले की तरह होता है वहाँ पे। आप उनकी इवन किचन तक अप्रोच कर सकते हो कि वो लोग क्या खाना खाते हैं, हम लोग क्या खाना खाते हैं, क्योंकि जो एक आइसोलेशन का टाइम होता है वहाँ पे वो सबके लिए सेम होता है। ह्यूमन है वो एक सोशल प्राणी है, उसे समाज से ही होता है। अब जैसे चाइना के लोग हैं वहाँ पे, मेरे को चाइनीज़ नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश भी नहीं आती। चाइनीज़ को थोड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलने में। हम पूरे दिन इशारों में बातें करते हुए निकाल देते थे। अच्छा। तो यानी कि बॉडी लैंग्वेज से ही हम लोग पूरा दिन उनके साथ निकाल देते थे। तो वहाँ पे क्या है कि एक ऐसा माहौल रहता है, घर की तरह रहते हैं, एक समाज की तरह रहते हैं। कोई वहाँ पे ये नहीं है कि चाइना से हैं या रशिया से हैं। कभी कोई भी किसी के रूम में जा रहा है, कभी किसी के साथ काम कर रहा है, अपनी रिसर्च की बातें कर रहे हैं, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे जैसे गेम्स हैं, एक दूसरे के साथ गेम खेलना हुआ, ये चीज़ें वहाँ पे। सर आपके वहाँ रहते हुए कुछ फेस्टिवल्स भी आए होंगे, इंडियन फेस्टिवल्स, तो वो आपने किस तरह सेलिब्रेट किए? मैम वहाँ पे वहाँ के फेस्टिवल की बात करें तो वहाँ पे एक मिड विंटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, वो पर्टिकुलरली अंटार्कटिका के लिए वो सारी कंट्री सेलिब्रेट करती हैं। 21 जून को वो आता है। तो उसमें क्या होता है कि सब लोग एक फिल्म बनाते हैं, एक दूसरे को रिसर्च के लिए जितना भी कुछ पेपर हुआ, कुछ अच्छी चीज़ें हुई एक दूसरे कंट्री का जो अंटार्कटिका से रिलेटेड है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बाकी रहे अपने फेस्टिवल की बात, तो हम लोग सारे वहाँ पे होली, दिवाली, ईद, सारे त्यौहार जो हैं वो वहाँ के हिसाब से जितनी अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं हम मनाने की कोशिश करते हैं। सर ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आपको दिखाई दिए बॉडी में? वहाँ पे यदि आप कंटिन्यू 1 साल तक रहते हो, अपने घर वालों से दूर हो, और आप एक कन्फाइंड रीजन में आप रह रहे हो, एक ही एरिया में रह रहे हो, जो एरिया 200-300 स्क्वायर फीट का एरिया है जी। वहाँ पे 20 लोग आप रह रहे हो जी। तो एक स्वाभाविक सी बात है, घर में भी यदि 6 लोगों को बंद कर दिया जाए, 1 साल तक बंद कर दिया जाए, तो आपस में एक इरिटेशन होता है, एक आपस में एक दूसरे को लेके, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे को पसंद नहीं आ रही है, आपको पसंद आ रही है, क्योंकि आपको साथ में काम करना है। तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे हम लोग जैसे 20 लोग थे, अब वहाँ पे कन्फाइंड जोन में हम लोग रह रहे हैं। हमें 3 महीने तक सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो विटामिन डी हमें मिल नहीं रहा है, तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी पे लॉस इम्पैक्ट पड़ता है। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि आपको विटामिन डी की कमी से मेमोरी लॉस होने लग जाता है। हाँ, वहाँ जो साइंटिफिक स्टडी वो बताते हैं वो लोग। अच्छा, कि आपने क्या खुद के लिए महसूस किया सर कि आप कुछ चीज़ें भूलने लग गए? हाँ मैम, वहाँ पे होता है, जैसे आप अपने ईमेल के पासवर्ड भूलने लग गए। अच्छा। कई बार क्या होता है कि किसी का नाम रिकॉल करते हो तो ध्यान नहीं आता उसका नाम क्या है, तो ये चीज़ें कॉमन है वहाँ पे। आप कोई काम कर रहे हो तो आपके कंसंट्रेशन नहीं रहती उस काम में कि ये काम मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ कर पा रहा हूँ, वहाँ पे दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो वहीं फील होती हैं। जैसे सन आता है वापस आप नॉर्मल हो जाते हो। यानी कि सन का इतना बड़ा रोल है हमारे जीवन में, इसलिए सूर्य को देवता कहा जाता है इंडियन मैथोलॉजी में। बिल्कुल सर। सर वहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की यदि हम बात करें तो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको लगे? मैम वहाँ पे जैसे एक तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें कि आप साउथ पोल पे चले गए तो वहाँ पे कोई भी साउथ डायरेक्शन नहीं है। आपको उस पोल पे खड़े होने के बाद में आपके जो भी चीज़ है वो नॉर्थ में है, आपका एक हाथ भी आपका नॉर्थ में है, मतलब वहाँ पे साउथ डायरेक्शन है ही नहीं। तो कंपास क्या दिखाता है सर डायरेक्शन? वहाँ कंपास खुद कंफ्यूज रहता है कि थोड़ा सा मूव करो तो हर तरफ नॉर्थ दिखाने की कोशिश करता है वैसे। और वहाँ पे एक है, कोई टाइम जोन नहीं है वहाँ पे। और एक चीज़ थी वहाँ पे, कोई अभी एक ट्रीटी बनी है, उससे पहले ऐसा वहाँ पे कोई किसी पर्टिकुलर कंट्री का कोई लॉ गवर्न नहीं होता वहाँ पे। जैसे वहाँ पे कुछ क्राइम हो जाए या कुछ और चीज़ हो जाए तो वहाँ किसी कंट्री का कोई
हम 20 लोग रहते थे जी। तो वहाँ पे किसी के साथ कुछ भी क्राइम हो गया या कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप एक ऐसी जगह हो जहाँ कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, आप फ्रीली कहीं मूव कर सकते हो, वो आप पे, आपकी लाइफ थ्रेट पे है। आप वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है किसी चीज़ की, किसी कंट्री के। अब जैसे आज यहाँ से अपन ऑस्ट्रेलिया जाने की बात करें तो अपने कितना पेपर वर्क करना होगा, वीज़ा लेना होगा, ये लेना होगा, तो आप किसी भी कंट्री के पास साथ जाके उनके फूड शेयर कर सकते हो, उनके नॉलेज शेयर कर सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो जी। और वहाँ पे जैसे ये पोलर डे और पोलर नाइट है जी, ये देखने को मिलता है वहाँ पे, कि बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। एक वहाँ पे क्या होता है कि जो सूरज है, अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट में निकलेगा, वेस्ट से साउथ से होते हुए वेस्ट में सेट हो जाएगा, बट वहाँ पे आपके चारों तरफ सूरज घूमेगा। तो बड़ा ही एक स्पेशल दिखता है कि सूरज साउथ में भी जा रहा है, सूरज नॉर्थ में भी आ रहा है, सूरज ईस्ट वेस्ट में सेट नहीं हो रहा है, वो कभी मतलब सेट नहीं हो रहा है, डे अगर चल रहा है तो सेट नहीं हो रहा है कभी भी। तो सर ये मतलब बहुत ही एक अच्छा आपको फीलिंग आती होगी कि ये आप ऐसे माहौल में हैं, आप ये चीज़ें विटनेस कर पा रहे हैं। हाँ मैम, यदि इन चीज़ों को यदि एज ए माने कि हम वो चीज़ें देख पा रहे हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता है उन चीज़ों को, लेकिन एक टाइम के बाद ये चीज़ें भी आपको लगता है कि नहीं, अपना घर ही जाना चाहिए अपने को। बिल्कुल। सर जब आप भारत लौट कर आए इस एक्सपीडिशन के बाद में, तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों फ्रंट की यदि हम बात करें तो कैसा अनुभव रहा आपका पूरा 1 साल का? आपने मैम यदि पहले बात करता हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे बात करता हूँ, तो मुझे ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या आपको गर्व का अनुभव हुआ सर? आप भारत को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे? यस मैम, यदि वहाँ पे हर कंट्री के नॉमिनेटेड लोग जाते हैं तो वहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को। जैसे मैं वहाँ था, वेदर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मुझे एक आप ट्राई कलर के साथ आप बैठे हो, सामने रशिया के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, तो आप एक रिप्रेजेंट करते हो अपनी कंट्री को, तो एक स्वाभाविक सी बात है, एक प्राउड होगा अपने आप पे। दूसरा, यदि वहाँ पे लर्निंग की बात करें प्रोफेशनली, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे बाकी लोग साइंस की फील्ड में क्या काम कर रहे हैं, एक एक्सपोजर मिलता है। आप यदि वैसे एक्सपोजर लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप इतनी कंट्रीज़ के सेम फील्ड के लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो एक वाइड एक्सपोजर मिलता है। यदि पर्सनल बिहेवियर की बात करें तो वो आप वहाँ पे एक पेशेंस सीख जाते हो जी। आप पूरे साल 20 लोगों के साथ हो, आपको उन्हीं के साथ काम करना है, उनकी जितने भी उनके मतलब गुड एटीट्यूड है, बैड एटीट्यूड है, उनका जो भी बिहेवियर है आपको एब्जॉर्व करना है, आपको एडजस्ट करना है। मतलब आपको कोई कुछ आपके काम में यदि दखलंदाजी भी कर रहा है तो आपको इग्नोर करना है कि ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ ए लाइफ। वहाँ पे हिसाब से तो एक पेशेंस बहुत बढ़ जाता है वहाँ पे, जो कहीं ना कहीं काम आता है। दूसरा, आज मैं मौसम विभाग से हूँ, मेरे साथ इसरो के साइंटिस्ट थे, मेरे साथ IIG के साइंटिस्ट थे, तो वो लोग कोर क्या काम करते हैं। आप एक फील्ड के होते हुए भी आप बहुत सारी फील्ड का कोर काम सीख जाते हो। सीखने में तो आपको एक्सपोजर मिलता है कि इसरो क्या कर रहा है आज के दिन, IIG क्या कर रहा है, वो लोग कैसे रिसर्च करते हैं, वहाँ पे जियोफिजिस्ट जाते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, वहाँ पे ओशिनोग्राफर जाते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं। तरह का एक्सपोजर मिलता है, पूरा एक्सपोजर साइंस के बारे में एक वाइड प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिलता है, जो शायद मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतना ईजिली अवेलेबल होगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में वो ईजिली है, क्योंकि वही लोग आपके साथ रह रहे हैं हर टाइम आपके साथ। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही रोचक अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और मुझे सर ऐसा लगा कि जैसे मैं आपके साथ बात करते करते मैं पूरा अनुभव कर पा रही थी कि किस तरह अंटार्कटिका में आप रहे होंगे, आपने किस तरह से पोलर डे और नाइट महसूस किया होगा, और वहाँ की जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं उसमें भी सर्वाइव करते हुए सर आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट की होंगी, आपने काम किया होगा सर। इसके लिए हमें गर्व है सर आप पर, और मुझे लगता है कि पूरा भारत आप पर गर्व करता होगा। और आपने इतने अनुभव बहुत अच्छे से हमारे साथ शेयर किया, बहुत कैजुअल सा एक कॉन्वर्सेशन रहा जिसमें आपने विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमारे साथ साझा करी सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना समय दिया हमें। आशा करते हैं कि हम आपसे फिर मुलाकात होगी सर। धन्यवाद। दोस्तों, अगले सप्ताह हम फिर एक खास मेहमान के साथ विज्ञान जगत प्रोग्राम में आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।